नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। अभी मैं आज आपसे जो डिस्कस करूंगा वो टॉपिक है वासंतिक वमन के बारे में, और भी इसमें कुछ और हम आगे में अलग से और भी डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन जो शुरुआत करते हैं हम वासंतिक वमन के संदर्भ में करेंगे। जो अभी ऋतु है वसंत ऋतु में वासंतिक वमन का शायद आपने कहीं देखा होगा या कहीं पे कुछ डॉक्टर्स लोगों से सुना होगा कि अभी वमन करना सही रहता है या अभी वमन का काल है। तो वमन किसको करना चाहिए? तो जिनको कफ की बीमारियां रहती है, कफ कारक जो डिसीज़ है वो रहती है। उदाहरण के तौर पे जिनको सांस की तकलीफ़ है, कास की तकलीफ़ है, ब्रोंकियल अस्थमा जिसे हम कहेंगे, और जिनको बलगम बहुत ज़्यादा आते हैं, बाहर आते बार बार, जिनको सर्दी खांसी ज़ुकाम हो रहा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डिसलिपिडेमिया, जिनका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में आपको वमन करना है। जो अधोग जो रक्तपित्त रहता है उसमें भी वमन अच्छा रिजल्ट शो करता है। जो हाइपर एसिडिटी के पेशेंट है, जिसको हम अम्लपित्त कहेंगे, तो उनमें भी वमन करना अच्छा रहता है। कुछ अगर जिसे कहेंगे कि कोई मानसिक विकार है, जिनको वो जो जिसे कहेंगे एक आवरण सा बना हुआ है, तो उस कंडीशन में भी हम वमन करवाते हैं। तो बहुत सारी कंडीशन है जिसमें वमन कराया जा सकता है। कोष्ठक की शुद्धि के लिए वमन विरेचन एक हम उसको पैटर्न बनाते हैं। पहले मालिश से एक बस्ती करवाते हैं, बाद में वमन, उसके बाद में विरेचन, यही सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं। तो वासंतिक जिसमें हम कहेंगे कि दोष का बढ़ना और उसको निवारण करना, कफ दोष का इसमें जो पिघल जाता है, तो उसको पिघले हुए कफ को हम बाहर निकाल लेते हैं, दोष को हम शुद्ध करते हैं या शुद्धि करते हैं दोष की। तो ये पंचकर्म में एक प्रोसीजर है। पंचकर्म के 5 प्रोसीजर है, बस्ती, वमन, विरेचन, नस्य और रक्तमोक्षण। इसमें जो वमन जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर अभी कर सकते हैं या ये करने का अच्छा लाभ मिलता है। तो जिनको भी इस तरह की कंडीशन है, जो डिसीज़ जिनको है, वो और जो प्राकृत है, जिनको कोई डिसीज़ भी नहीं है, उन लोगों में भी वमन करवाना अच्छा रहता है। ये तो मैंने आपको वासंतिक वमन के बारे में बोल दिया है। तो इसका जो पैटर्न है वो आप सही से फॉलो करिए। पहले मालिश से एक बस्ती करिए 2 दिन या 3 दिन के लिए, बाद में घृतपान करिए आप में, और बाद में फिर से मालिश से, और फिर वमन का प्रोसीजर। वमन प्रोसीजर जो रहता है, कफवर्धक आहार विहार पहले लेके रात को, शाम को, जो हम डिनर में कहते हैं उनको, कफवर्धक आहार विहार लेना है। उसके बाद में फिर मॉर्निंग में वमन। तो वमन का जो टाइमिंग है वो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, इस तरह से ही रहेगा। बहुत ज़्यादा जब धूप ज़्यादा निकलती है या फिर सूरज ऊपर आ चुका है एकदम 11-12 बजे, उस समय के लिए वमन का काल नहीं रहता है। हम जो वमन जो करवाते हैं मॉर्निंग में ही 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे, यही समय रहेगा। उसके बाद में संसर्जन क्रम रहेगा, पेया, विलेपी, अकृत्युष, कृत्युष, अकृतमाश्रस, कृतमाश्रस, इस तरह से रहेगा। तो ये संसर्ग क्रम 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन चलेगा, वो शुद्धि के हिसाब से रहता है। और उसके बाद में विरेचन रहेगा। विरेचन में भी सेम ही हम करवाते हैं, घृतपान करवाते हैं और बाद में फिर विरेचन करवाते हैं, और उसके बाद में फिर से संसर्जन क्रम। तो यही क्रम से अगर आप करवाते हैं तो आपको जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो आपको साल या फिर उसके आगे भी आपको जो तकलीफ़ है वो नहीं होती है, उसका रिपीटेशन नहीं होता है, या फिर आपका जो डोजेज चल रहा है वो बहुत कम हो जाते हैं। लिपिड प्रोफाइल में भी अंतर दिखाई देता है, ब्रोंकियल अस्थमा में रिजल्ट दिखाई देता है, हाइपर एसिडिटी में रिजल्ट दिखाई देता है। तो ये बहुत सारी कंडीशन है ऐसा जिसमें रिजल्ट दिखाई देता है। तो वमन अच्छा रहेगा अगर आप इसमें करवाते हैं तो। और कुछ मैं और इसके अलावा कुछ बात कहने जा रहा हूँ आपको आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद में सैकड़ों वैद्य, जिसे हम कहेंगे कि अभी मैं खुद पर्सनली, जिसको एक तो रहता है कि पढ़ा हुआ है कहीं पे या किसी से सुना हुआ है, कहीं पे देखा हुआ है, वो बात अलग रहती है। लेकिन जब हम खुद उसमें वर्क करते हैं, उस पैथी में वर्क करते हैं एज ए
फिजिशियन वर्क करते हैं, तो हम पर्सनली देखते हैं तो सैकड़ों वैद्य है जिसमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हमको पाए गए, हमने देखे हैं। और वो रिज़ल्ट ऐसे है कि लाइफ लॉन्ग या फिर लॉन्ग लास्ट, बहुत दिनों तक वो रिज़ल्ट रहते हैं। ऐसा नहीं कि गोलियां खा रहे उसी समय के लिए आपको एक रिलीफ महसूस हो रहा है, जैसी गोलियां बंद हुई तो और से फिर डिसीज़ आगे आ गया या फिर बढ़ गया है या सिम्टम्स ऊपर आ गए हैं या वही परेशानी फिर से शुरू हुई है, वो नहीं रहता है। तो हमने सैकड़ों वैद्यों के ऊपर जो है मेडिसिन दिए है, पंचकर्म किए हैं। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि अगर आप किसी को अगर लग रहा है आपको कि आयुर्वेदोपैथी लेनी चाहिए या आयुर्वेद का हमें कुछ मेडिसिन लेना चाहिए, तो आपको सही ढंग से उसको लेना ज़रूरी है। कुछ 2 दिन के लिए लेते या 7 दिन के लिए लेते तो उस तरह से इसका मीनिंग नहीं बनता है 2 दिन 7 दिन का, क्योंकि हमने अभी देखा है कि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक जो पेशेंट है वही हमारे तरफ में उनका एक सोच रहती है कि चलो अभी हम आयुर्वेद लेके देखते हैं। तो आपको ट्रीटमेंट करवाना है तो उसको कुछ समय लगेगा, तो आप उसको समय दीजिए। साल रहता है या 2 साल 5 साल की लगभग से डिसीज़ रहता है शरीर में, और उसको आप 2 दिन 7 दिन के लिए बिल्कुल आप उस वे से ना सोचिए उसको। आपको ट्रीटमेंट का जो पार्ट है उसको समय देके अगर आप लेते हैं तो मैं जिसे कहेंगे कि मुझे इतना भरोसा है कि इसमें रिज़ल्ट अच्छे शो हो चुके हैं, अलग अलग कंडीशन में अच्छे शो हो चुके हैं। जो जिसको हम कहेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउट की कंडीशन है या पैरालिटिक का पेशेंट है जिसको हम हेमीपैरासिस कहेंगे, उस तरह की कंडीशन है। तो ये सभी में हमने पर्सनली रिज़ल्ट देखे, मैंने पर्सनली रिज़ल्ट इसमें देखा है, अच्छे रिज़ल्ट हमने देखे हैं, शो किए हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, इसमें भी रिज़ल्ट देखे हैं। स्किन के जो विकार है उसमें भी रिज़ल्ट देखे हैं। स्किन के अलग अलग जो इचिंग है, स्कैबीज है, इसमें भी है। और ल्यूकोडर्मा की कंडीशन में भी रिज़ल्ट देखे हैं। तो स्किन कंडीशन में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, जैसा कि हाइपर एसिडिटी हमने बताया आपको कि उसमें भी रिज़ल्ट अच्छे देखे हैं। IBS की कंडीशन है या फिर क्रॉनिक डिसेंट्री वाला या अमीबियोसिस वाला कंडीशन है, उसमें भी रिज़ल्ट देखे। तो ये ऐसे बहुत सारा डिसीज़ है, कुछ डायबिटिक का कंडीशन है या हाइपर टेंशन है या फिर जिसे कहेंगे कि जिनको कुछ डिसलिपिडेमिया, उस कंडीशन में लिपिड प्रोफाइल अगर सही नहीं है उस कंडीशन में, इनफर्टिलिटी के कंडीशन में, जॉन्डिस की कंडीशन में, गॉल ब्लैडर की कंडीशन में, किडनी स्टोन की कंडीशन में हमने रिज़ल्ट पाया है। तो मेरा कहने का आपसे यही एक जिसे कहेंगे कि निवेदन रहेगा कि इस रिज़ल्ट ऐसे जो मैंने नाम लिए उसके अलावा भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसमें रिज़ल्ट पाए जाते हैं, देखे हैं। इसीलिए मैं जो भारत के नागरिक को मैं सभी को आह्वान करता हूँ कि आप इस पद्धति को ज़रूर अपनाएं, अपने जीवन शैली में इसको लाएं, ताकि आपको जिसे कहेंगे कि कोई ना कोई आपका ऑर्गन है, जैसा लीवर का या फिर किडनी का, उस तरह से कोई कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप हुआ दवाई से। आप ये बहुत इसके साइड इफ़ेक्ट जो है बहुत रेयर टू रेयर रहते, ज़्यादा नहीं रहते। एक आधे ही कंडीशन में इसका कुछ जिसको एडवर्स इफ़ेक्ट कहेंगे वो पाया जाता है, या फिर अतियोग हम इसको कहते हैं उस तरह से, या फिर मिथ्या योग वाला कंडीशन बनता है, तभी कुछ गड़बड़ी पाई जाती है। नहीं तो बहुत कम इसके साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट जो है वो मिलते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि आप इसको अपनाइए, आयुर्वेद को अपनाइए, ताकि आप स्वस्थ रहे, बिना आपके कोई ऑर्गन डैमेज ना हुए बिना आप इसको स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि दवाई से फिर और दूसरे कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं। तो आयुर्वेद दवाई से मैंने अभी तक तो बहुत रेयर टू रेयर कंडीशन देखी है। मेरा आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेरी बातें आपको सही लगती है, फेक नहीं लगती है, जेन्युइन लगती है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त लोगों में इसको वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें और आयुर्वेद अपनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।